एक सत्य मेरे सामने आया कि जो होना है उसमें ना आदमी का पैसा बचा सकता है, ना कोई और चीज़। प्रारब्ध से हम नहीं लड़ सकते। तो सार्थक जीवन की तलाश में 94 से 97 तक तो मैं टी.एन. शेषन जी के प्रभाव में देशभक्त समाज बनाया और करप्शन के खिलाफ लड़ा, क्योंकि मुझे आज तक ही समझ नहीं आया मुझे उस चपरासी खिलाफ लड़ना चाहिए जो साहब से मिलने के लिए बिना पैसे लिए नहीं आने देता, या साहब से के खिलाफ लड़ना चाहिए कि अगर कोई हमें 1 रुपया देता है तो हम 15 पैसे तक तो उसके एग्जीक्यूशन में लगाएंगे, बाकी 85 पैसे उसी काम में लगाएंगे जिसके लिए किसी ने हम पे भरोसा किया। और मात्र 5,000 रुपये अपने पिताजी से लिए थे और हमने कारोबार किया और फैक्ट्री भी बनी और फिर अब नोएडा में 400 मीटर की फैक्ट्री ली। तो एक सफल व्यापारिक जीवन रहा, कहीं कोई मेहनत ही थी और कुछ नहीं था। आदमी स्वयं कहता है सर कुछ ले लीजिए, मेरा काम जल्दी कर दीजिए, बिकॉज ही डज नॉट हैव पेशेंस, और वो अति उत्सुक होता है जल्दी से मैं काम करवा लूँ आउट ऑफ क्यू। जिन्होंने अपने यहाँ दरवाजे खोल रखे हैं और पब्लिक को ओपन मीट है, नो चपरासी, ऐसे यहाँ बहुत सारे CEO आए, क्योंकि हमारा मानना था कि हमने भवन बनाया और लालची लोगों की गिद्ध दृष्टि पड़ेगी और वो टेक ओवर कर लेंगे। दूसरा ये था कि हम में से कोई भी अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में जाएगा ही विल ऑटोमेटिकली सीज टू बी अवर मेंबर। जन्म से पैदा हुआ और अंत मौत तक लोकमंच सब जगह है। हम आपस में अगर लड़ते भी हैं या विचार के हमारे आपस में मतभेद होते हैं, इसीलिए होते हैं कि एवरीवन थिंक्स हाउ वी कैन इम्प्रूव सिस्टम। परिवार से हाथ जोड़ के सिर्फ ये मांगूं कि मुझे आप 1,000 रुपया साल का दीजिए और हम आपको काम करके दिखलाएंगे, तो धन की कोई कमी नहीं है। चंद CSR लेके और चंद उद्योगपतियों का ले करके पैसा अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनके इंटरेस्ट को भी ख्याल रखना पड़ेगा। कोरोना के 3 फेजेस आए हैं, तीनों फेज में कभी हमारे यहाँ का कोई स्टाफ बीमार भी नहीं हुआ है। अरबपति खरबपति को हम कुछ दिन में भूल सकते हैं, लेकिन जिस इंसान के कर्म जितने ज़्यादा होते हैं उसकी याद उतने ही अधिक से अधिक समय तक रहती है। मेरी जानकारी में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है नोएडा में 500 रुपये से कम पेशेंट की फीस लेता हूँ OPD की, और हमारे यहाँ मात्र 30 रुपये में क्वालिफाइड डॉक्टर्स MBBS MD, और उसके पिता या माता में से किसी को भी अगर डायलिसिस हो जाए और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होगी तो 5,000 से कम कोई डायलिसिस नहीं करता। और ये अस्पताल इतने निपुण है कि जब वो 4 बार डायलिसिस करते हैं तो 5वें बार कहते हैं ये खून लाना है और ये टेस्ट और होना है। जीवन के उस दौर में जहाँ पर सभी या कहीं अधिकतर लोग लग्जरी के पीछे भागते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसी शख्सियत जिन्होंने लग्जरी को त्याग कर समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन तज कर दिया है, एक तरफ से कह सकते हैं अपना जीवन निर्वहन करने का फैसला लिया। नमस्कार, आप देख रहे सिटीजन पोस्ट और मैं अर्चना। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष को समाज सेवा के रूप में बदल डाला। मैं बात कर रही हूँ लोकमंच के संस्थापक श्री महेश सक्सेना जी के बारे में, जो हमारे साथ अभी मौजूद है, और इनसे हम पूरी एक एक करके सारी जितनी भी हकीकत है और जितनी भी शुरुआत से लेकर इनका जो पूरा ख्याल रहा है कि उन्होंने इस चीज़ का शुरुआत की, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर और तमाम जो सामाजिक सेवाएं हैं उनमें कितना योगदान दिया और उस चीज़ से कितना बदलाव आया, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो में ये बता देते हैं कि 80,000 से अधिक किताबें और 25,000 प्लस छात्रों को शिक्षा और दवा बैंक का कार्य जैसे तमाम इन्होंने कार्य किए हैं। यानी कह सकते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, उन पर इन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया है। तो बात करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल हमारा शुरू होता है कि आपने अपने तमाम फैक्ट्रीज को बंद करके क्यों समाज सेवा में अपना भागीदारी निभाने की सोची, क्यों आप एक समाज सेविक बन गए? असल में मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ HPTI कानपुर से जी, और एक इंडस्ट्री खोली थी हमने 1972 में पटपर्दन में, गांव की लालडोरा आबादी में। वहाँ से सफ़र शुरू किया। 94 तक हमने अपना उद्योग चलाया। पहले शुरू में पार्टनरशिप में था, बाद में प्रोप्राइटरशिप में नोएडा में आ गए हम 84 से, और 94 तक हमने कारोबार किया। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं कि शायद मैं
जो उससे ज़्यादा संवेदनशील, अपने आसपास क्या हो रहा है उससे अपने आप को कनेक्ट रखने की मेरा अपना स्वभाव था और अभी भी है। 94 में हमारा एक ही भाई है, एक बहन है हम। उस भाई को लंग कैंसर हुआ, वो आके हमारे पास 15 दिन रहा जी। और उसका इलाज करवाया, लेकिन उसकी जानकारी बीमारी क्या है ये तभी पता चली जिस रोज उसको अटैक हो गया आर्मी हॉस्पिटल में, और वो नहीं रहा। इसने हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाया, क्योंकि मैं 15 रोज तक उसके इलाज में दिन रात वहीं रहा था आर्मी हॉस्पिटल में, और मुझे था कि चाहे फैक्ट्री बेचनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, इसको एकलौता भाई है, इसको मैं बचाऊं। लेकिन एक सत्य मेरे सामने आया कि जो होना है उसमें ना आदमी का पैसा बचा सकता है, ना कोई और चीज़। प्रारब्ध से हम नहीं लड़ सकते। और काफ़ी विचलित रहा मैं। उसका भाई का परिवार बहुत छोटा था, 9th में बेटी पढ़ती थी और छोटा बेटा उसका 6th में था। मुझे एक परेशानी रही कि जब हम, सच कहें, एक ये ख्याल आया ऐसा रुपया कमाने से क्या फ़ायदा, कहीं इसको मुझे एक विराम देना चाहिए और जीवन, जो भी हमारे पास समय है वो सार्थक जीवन जिया जाए। तो सार्थक जीवन की तलाश में 94 से 97 तक तो मैं टी.एन. शेषन जी के प्रभाव में देशभक्त समाज बनाया और करप्शन के खिलाफ लड़ा 3 साल। और एक सत्य बात ये बताएं कि मुझे कभी भी करप्शन की लड़ाई में सफलता मिली, शायद उसकी मूल वजह थी कि मैं आइडेंटिफाई नहीं करता था, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं लड़ता था। जो चीज़ गलत दिखाई देती थी मन और आत्मा को, उसके खिलाफ लड़ता था। शुरुआत में नीरा यादव के खिलाफ लड़े और सारा देश जानता है कि उनको जेल भी हुई। जस्टिस मुर्जा आयोग आया, वहाँ उन्होंने गवाही दी। वो इतना आतंक का नाम था कि उनके सामने कोई लोग टिकते नहीं थे, लेकिन हमने उनके खिलाफ धरना भी दिया, 47 दिन धरना दिया। फिर जस्टिस मुर्जा आयोग आया और वो जेल भी गई। और लड़ाइयाँ लड़ी, नाले की, गंदे नाले की लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली। वहाँ भी हमें चीफ जस्टिस JS वर्मा जी की कोर्ट ने ये एहसास किया कि मयूर विहार और ये सराउंडिंग दिल्ली के जो नाले हैं, ये सीवर, अनट्रीटेड सीवर, यहाँ नोएडा से 14A से गुजरता है नाला, और सारा नोएडा आप देखें तो नालों से बाउंडेड है। कहीं हिंडन का नदी का नाला है, कहीं जमुना जी का नाला है जी। पूरा नाला। तो उस पर भी हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई दिल्ली सरकार के ऊपर कि वो एक अस्पताल खोले और यहाँ का हेल्थ। तो इस तरह कई लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन फिर मुझे लगा कि स्वयं ही एक, जैसा मैंने कहा, मैं अपने आप को बहुत रिव्यू करता हूँ। मुझे लगा कि क्या मैं ईमानदारी से हर एक के खिलाफ लड़ सकता हूँ या पिक एंड चूज के अनुसार लड़ रहा हूँ। किसी रोज शायद लोग मुझ पर भी प्रश्न उठाएंगे, तुम इसके खिलाफ क्यों लड़े, उसके खिलाफ क्यों नहीं लड़े। क्योंकि मुझे आज तक ही समझ नहीं आया, मुझे उस चपरासी के खिलाफ लड़ना चाहिए जो साहब से मिलने के लिए बिना पैसे लिए नहीं आने देता, या साहब से के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो तब हम लोगों ने एक तय किया कि एक नोएडा लोकमंच बनाया जाए। उसी समय एक और चीज़ हमें बहुत छुई कि राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने कहा कि मुझे पता है, वो देश के प्रधानमंत्री थे, कि हम जो 1 रुपया देते हैं वो पब्लिक तक 25 पैसे पहुंच पाता है। तो मुझे लगा देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात क्यों कर रहा है, इसको कोई हक नहीं है प्रधानमंत्री होने का, अगर वो इस तरह जानता है समस्या और समस्या का निदान नहीं जानता। तो हमने एक सेक्टर 14 में मीटिंग की, 300-400 लोग, उसमें 350 लोग थे, और वहाँ मैंने बात रखी, आओ हम लोग कुछ ऐसा काम करें जहाँ पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हम लोग एक सामाजिक सेवा का सफ़र करें, और ये वादा करें कि अगर कोई हमें 1 रुपया देता है तो हम 15 पैसे तक तो उसके एग्जीक्यूशन में लगाएंगे, बाकी 85 पैसे उसी काम में लगाएंगे जिसके लिए किसी ने हम पे भरोसा किया। ये एक मूल रीढ़ की हड्डी है हमारे संस्थान की काम की, जिस पर हम काम करना शुरू किया, और आज 28 वर्ष बीत गए हैं। और हमें बड़ा फ़ख्र है कि जो 10-20 साथियों से संस्था शुरू हुई थी, आज सैकड़ों लोग 24 घंटे
हमारे इस काम में साथी हैं और हजारों लोग इससे कहीं ना कहीं मन से जुड़े हैं, तभी हम कर पा रहे हैं। जी सर, जैसे आपने अभी बात की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आप लोगों ने आंदोलन लड़ा बढ़ चढ़कर, लेकिन इसी बीच में एक चीज़ उठती है कि नोएडा विभाजन की मांग को लेकर आपने जिस चीज़ का बढ़ चढ़कर विरोध किया था, तो विरोध की वजह क्या थी और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको इस दौरान? असल में मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आया हूँ। मेरे पिताजी रेवेन्यू में एक क्लर्क थे। तो जन्म से लेके और अब तक, और मैं अपने बच्चों को भी सीख देता हूँ, जीवन संघर्षों का नाम होता है। ये तुम में समझदारी होनी चाहिए कि कैसे तुम बचते हुए अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते हो। तो संघर्ष तो रहेगा और आज भी है, सामाजिक सफर में भी संघर्ष है, लेकिन यह है कि अगर आपके इरादे बुलंद हैं और नीयत साफ है तो मैं नहीं समझता, देर लग सकती है मगर आदमी अपने मंजिल की ओर अवश्य पहुंचता है। जी बिल्कुल। लेकिन सर एक बड़ा सवाल है कि आपने अपने भाई को खोया कैंसर की वजह से, फिर ऐसा क्या आपके मन में आया कि आपने समाज सेवा का ही विकल्प चुना? कुछ और विकल्प भी तो तलाश सकते थे आप। हाँ। क्या ऐसा ख्याल आया, कहीं से प्रेरणा मिली या खुद के मन से ऐसा भाव आया? कि जैसे मैंने बताया कि उस समय करीब 3-4 महीने में बहुत ही मानसिक रूप से दुखी था। भाई के परिवार को यहाँ ले आया था, वो भी बच्चे यहाँ थे, हमारे बच्चे भी 3 बच्चे हैं, भाई के 2 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों का उस समय, ये मैं बात कर रहा हूँ जिस समय मेरी उम्र थी 42 साल। 42 साल। हाँ, तो 42 साल की उम्र में मैंने करीब 25 साल की उम्र से लेके और 18 साल कारोबार किया। और उस बीच में जैसे मैंने बताया कि मैं एक बहुत सामान्य परिवार का हूँ, तो एक अटैची लेके आया था और मात्र 5,000 रुपये अपने पिताजी से लिए थे और हमने कारोबार किया और फैक्ट्री भी बनी और फिर अब नोएडा में 400 मीटर की फैक्ट्री ली। तो एक सफल व्यापारिक जीवन रहा, कहीं कोई मेहनत ही थी और कुछ नहीं था। और सिर्फ मैं लड़ाई ही नहीं लड़ता था भ्रष्टाचार के, मैं इस बात का प्रमाणिक रूप से कहता हूँ कि मुझे कभी भी बिजनेस में ना किसी आदमी ने मुझसे रिश्वत मांगी और ना मैंने किसी को दी, क्योंकि मेरा मानना, मैं तो अब तजुर्बे पे ये पहुंचा हूं, रिश्वत मांगी नहीं जाती, आदमी अपनी सुविधा के लिए रिश्वत देता है। मेरा नज़रिया दूसरा बदल गया है। आदमी स्वयं कहता है सर कुछ ले लीजिए, मेरा काम जल्दी कर दीजिए, बिकॉज ही डज नॉट हैव पेशेंस, और वो अति उत्सुक होता है जल्दी से मैं काम करवा लूँ आउट ऑफ क्यू। तो हम तो साक्षात प्रमाण है कि हमसे किसी ने रिश्वत नहीं मांगी और पूरा 18-20 साल मैंने काम किया। दिल्ली सरकार में भी काम किया और नोएडा में भी काम किया, जिसे कहते हैं भ्रष्टाचार की इमारत है, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं आई। कभी आपको कोई ऐसे मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ रहे थे तो जान से मारने की धमकियां या सब कुछ तबाह कर देंगे? हाँ, मुझे ये भी कहानियां लगती हैं। नीरज के खिलाफ इतना हुआ, गवाही दी हम लोगों ने, शहर के गुंडे एक तरफ बैठते थे 34 सेक्टर में जस्टिसगढ़ के सामने, जस्टिस मुर्जा के सामने, और एक तरफ हम लोग 17 लोग थे केवल गवाही देने वाले। हम मात्र वहाँ 40 लोग थे और बाकी पूरा कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 34 में करीब 200 लोग आते थे जो लाभार्थी होते थे उनके, और नामी छटे हुए मीडिया के और उद्योगों के वो लोग होते थे जो उनसे लाभान्वित थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ किसी ने मुझे धमकी दी हो या कुछ हुआ हो। ऐसा शायद हौसले ही भय को कपूर की तरह उड़ा देते हैं, मेरा तो मानना ही है। लेकिन जैसे आपने कदम उठाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा का आपने विकल्प चुना, अगर ऐसे ही कई लोग ये जीवन यापन करने का फैसला ले ले तो क्या लगता है कि भारत की क्या स्थिति रहेगी, कैसा रहेगा भारत? देखिए, वो तो फिर रामराज्य हो जाएगा। अगर हर आदमी को सम्मान मिलेगा, अगर राजा ये अपना लेगा कि रात को भ्रमण करेगा और देखेगा कि मेरी जनता कहाँ है, तो सत्य बात आ जाएगी। इसी कमरे में बैठ के, कार्यालयों में बैठ करके थोड़ी राज करा जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी के अंदर भूख हो समस्या ढूंढने की और उसका निदान करने की। तो जी सर, एक सवाल है, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस डर से कि कहीं हमारे परिवार को खतरा ना हो, हमें खतरा ना हो, उस चीज़ के डर से वो सहम जाते हैं और आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अर्चना, जब मैंने अपने भाई को
42 साल की उम्र में खो दिया, तो मौत का डर तो मुझे भी अपने साथ नहीं है। आज जो अंतिम निवास की व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ क्या राजा हो क्या रंक हो। कोई 22 साल की उम्र में डेथ हो जाती है, किसी को रात को एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। जीवन एक अनिश्चितता भरा है। उस भय की वजह से अगर हम अपने दिल की आवाज़ को ना सुने, जो भी हमें विवेकानंद की तरह जो भी छोटा सा जीवन मिला है, हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है मन की शांति के लिए। और ये मन की शांति अद्भुत कीमत है। मैं यहाँ के हजारों करोड़ों के मालिकों को देखता हूँ कि उनकी नींद हराम हो जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि आज यहाँ इनकम टैक्स की टीम आई हुई है। उस समय मैं महसूस करता हूँ मैं कितना रईस हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, इनकम टैक्स की टीम कल आती तो आज आ जाए। तो मैंने तो उन लोगों को डरते देखा, सहमे हुए देखा। मैं आज सामाजिक जीवन में ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ कि अगर मैं उनसे कह दूँ आज वो टीम एक आई है जो देख रही है कि इन लोगों ने ऐसे जानवर अपने यहाँ फार्म हाउस में रख रखे हैं जो प्रोहिबिटेड है, तो वो अपने एकदम जुगाड़ में लग जाते हैं कि इसको कहाँ हटाया जाए, कैसे करा जाए। असुरक्षा की भावना मेरी दृष्टि में जीवन नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अत्यधिक मोह जो है वो असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। यस, मेरा तो मानना यही। तो आपका ये मोह कैसे खत्म हुआ, किताबों के माध्यम से या स्वतः? अभी जो आपने कहा कि जीवन में संघर्ष होते हैं, तो इस पिछले 28 साल में पता नहीं कितने लोगों को कितनी तरह की बातें करते देखा। शुरुआती दौर में मैं उस दौर से गुजरा हूँ कि एक रामा स्टेज होती है, R फॉर रेजिस्टेंस, A फॉर एग्रेसिवनेस, M फॉर मेलोइंग डाउन एंड A फॉर एक्सेप्टेंस। तो मैं इन 3 दौरों से तो गुजर चुका हूँ। शुरू में जब संस्था बनाई तो मैंने देखा लोग कहते थे इतनी संस्थाएं हैं, क्यों एक और संस्था बन गई। फिर एग्रेसिवनेस देखी, लोग ढूंढने लगे इस आदमी के ऊपर चारित्रिक आर्थिक नेता बनने का, इसका मकसद ढूंढूं क्या बन रहा है। मुझे नहीं पता मेरा मकसद क्या है, उनको शायद ज़्यादा पता था। ऐसे लोगों को वो ढूंढते थे कि शायद ये राजनीति में जाना चाहता है, ये करना चाहता है। मतलब आपको आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा? पूरा ये एक प्लेटफॉर्म्स हैं ज़िंदगी के, ये ट्रेन है, ट्रेन चल रही है और हमें सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए सभी दौर से गुजरना होगा जी। तो एग्रेसिवनेस भी देखी। आज हम महसूस करते हैं कि मेलोइंग डाउन स्टेज में हैं कि जो लोग मेरे बारे में गलत सोचते भी हैं, कम से कम इतना हो गया कि वो मेरे मुंह पे नहीं कहते, धीरे इधर से इधर उधर कहते हैं। और फिर वहाँ 4 लोग बैठे होंगे तो वो कहेंगे उनसे, अरे कुछ कर तो रहा है, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। तो ये मेलोइंग डाउन स्टेज आई है। A फॉर एक्सेप्टेंस तो बहुत कठिन है, मैं नहीं समझता भी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि हमारे ईसा को भी पहले पत्थरों से मारा गया, बाद में महसूस हुआ कि हमारा देवदूत था। हमारी मदर टेरेसा को मरने के बाद 4 साल बाद क्रिश्चियनिटी ने स्वीकार किया कि ये कोई एक होली आत्मा थी। तो एक्सेप्टेंस तो अपनी जगह है, उसकी कोई हमें भूख भी नहीं है। हमें मकसद ये है कि जो हमने जिम्मेदारी ली उसको हम कितने ईमानदारी से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने अपने जीवन की कहानी सुनाई थी तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने पुस्तकालय में भी बच्चों से, रीडिंग रूम में जो बच्चे आते हैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, बेटा तैयारी कर रहे हो, तुम संतुष्ट हो या कहीं डरे हुए हो। और जब बच्चा कहता है सर घबराहट रहती है, परेशान, तो मैं कहता हूँ इसका मतलब अभी तुम्हारा कंसंट्रेशन और फोकस में कमी है। इफ़ योर इन्वॉल्वमेंट इज 100%, द सक्सेस इज एब्सोल्युटली डेस्टिन्ड। हम सब के लिए सिर्फ ये है कि हमें अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना है। और जब वो बच्चा करेगा तो सफलता भी उसको मिलती है। और जब भय बच्चे में रहता है तो निश्चित रूप से मैं सिर्फ उसे एक ही काउंसलिंग करता हूँ, अंदर ढूंढो कहीं तुम्हारे फोकस में कमी है, अपने फोकस को बढ़ाओ। तो मैं यही कहूँगा कि जीवन में अगर आप एब्सोल्युटली किसी काम के लिए हैं तो सफलता तो निश्चित है। तो सर अब हम बात करते हैं ये लोकमंच की जो स्थापना की 1998 में, इसका उद्देश्य क्या था और अभी तक कितने प्रभाव पड़े हैं लोगों के जीवन पर? इसके लिए ये था कि जब ये शुरू में बनाया गया था, इसका लोगो, इसका नाम भी बहुत सोच के विचार से रखा गया था। मैं अंदर ही अंदर 2 लड़ाइयाँ लड़ता हूँ, करप्शन की और सेवा की, 2 चीज़ों में, और अपने आप को एनालाइज करता रहता हूँ कहाँ तक मैं इसमें फिट इन हो रहा हूँ।
लोकमंच नाम इसलिए रखा गया, अ पब्लिक प्लेटफॉर्म created for public, will be run by public, and for them it will work. लोकमंच आम जन के लिए है। तो जो हमने काम लिए वो ऐसे काम लिए जो उनके सम्मानपूर्वक जीवन में और उनके बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है। और जो एक हमारी प्लेटफॉर्म लड़ाई रही करप्शन के खिलाफ, तो उससे एक मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग वज्र बेईमान हैं उनको थोड़ा सा ये रहता है कि ये आदमी लड़ने वाला है, फाइटर अगेंस्ट करप्शन है, तो वो थोड़ा सा एक संभल के रहते हैं मेरे साथ। जो बहुत ईमानदार हैं वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमारी उनकी एक ही लाइन ऑफ थिंकिंग है, एंड दे फील कि समवेयर वी आर इंटरनली ऑफ सेम फेदर्स ऑफ सेम फ्लॉक टूगेदर, वो वाली बात है जी। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल में, बहुत प्यार मिला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल से कि जो लोग जरा भी ईमानदार थे। कई आईएएस यहाँ के सीईओ वगैरह ने तो मुझे बुला के कहा, महेश जरा थोड़ा देर तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। तो मुझे भी स्वयं वही आईएएस पसंद हैं जिन्होंने अपने यहाँ दरवाजे खोल रखे हैं और पब्लिक को ओपन मीट है, नो चपरासी। ऐसे यहाँ बहुत सारे सीईओ आए जिन्होंने कहा 10 बजे से 12 बजे तक पब्लिक के लिए ओपन है। हम गए, वहाँ जनप्रतिनिधि भी आए, वो कहले सर आपसे अलग बात करें। उन्होंने कहा यही कहा बात करो, अगर आप जनप्रतिनिधि हो तो आप अलग क्यों जनता के साथ बैठ के बात करना चाहते हो। सो आई हैव मेट सच पर्सन्स। मैंने जीवन में अनुभव किए कि जब तक आप खुली किताब नहीं है, यू कैन नेवर डिलीवर गुड्स। आपका जीवन और व्यवहार खुली किताब की तरह होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। नोएडा लोकमंच जो है, कई तरह की खबरें अखबार में आती हैं कि आज ये प्रोग्राम करवाया गया, कल वो प्रोग्राम कराया गया। तो तमाम तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? चाहे वो कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, खेल प्रतियोगिताएं हो या किसी भी तरह का कंपटीशन हो। जैसे मैंने बताया, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। 6 से 8 तक मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिला, 8 से 10 तक मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिला। 10th में फर्स्ट डिवीज़न जब आई तब भी मेरिट स्कॉलरशिप मिला। 11th में जब 12th के बाद आया फर्स्ट डिवीज़न तब भी वजीफ़ा मिला। इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहाँ भी वजीफ़ा। तो मैं जो है, मेरे जीवन का ये रहा कि आई हैड नो अदर ऑप्शन। अगर मैं पढ़ता नहीं, अगर मैं अपने रिजल्ट्स में पूरी मेहनत नहीं करता तो शायद मैं यहाँ तक पढ़ भी नहीं पाता, क्योंकि मेरे घर के साधन इतने नहीं थे कि वो मुझे अपनी लग्जरीज के लिए अफोर्ड कर सकूं। तो मुझे जो पढ़ना था वो इसलिए पढ़ा कि बिकॉज आई हैव टू कम आउट। इसी तरह जैसे आपने बताया, ये जो जीवन का मकसद है, लोकमंच ने शुरू में 4 नियम बनाए थे। पहला, हम कभी कोई अपनी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था, हमें कोई भी मौका देगा हम सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा मानना था कि हमने भवन बनाया और लालची लोगों की गिद्ध दृष्टि पड़ेगी और वो टेक ओवर कर लेंगे। दूसरा ये था कि हम में से कोई भी अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में जाएगा, ही विल ऑटोमेटिकली सीज टू बी अवर मेंबर। आज तक आपको बताएं, लोकमंच ही एक ऐसी संस्था है जिसने अपने 6 लोगों को कुर्बान किया और वो सब लोग राजनीति में इस समय हैं वर्तमान में। चाहे वो सांसद डॉक्टर महेश शर्मा हो, वो भी हमारे मेंबर रहे हैं, चाहे वो मदन चौहान जी मंत्री हों, चाहे वो विमला वाथम हों, चाहे वो जोगिंदर रवाना हों जो राजस्थान से विधायक हैं, चाहे वो अशोक श्रीवास्तव हो, हमारा सबसे प्यारा छोटा भाई, उप महासचिव था लोकमंच का। जब उसने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो वो भी एक इस्तीफा दे गया, क्योंकि हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली सीज टू बी मेंबर है, तो वो या तो इस्तीफा दे दो या तुम्हें वैसे भी नहीं बुलाया जाएगा, एक नियम है। मैं अपने बारे में भी जानता हूँ, अगर कभी मेरे मन में भी ख्याल आया कि राजनीति में जाने का, तो पहला मेरा इस्तीफा होगा लोकमंच से। एक और नियम था, चौथा, कि लोकमंच कभी भी कोई गवर्नमेंट एड नहीं लेगा, ना अप्लाई करेगा ना उसको लेगा। हम जन समर्थन से, लोगों के पैसे से, लोगों के साथ सहयोग से काम करेंगे। ये मूल 4 सिद्धांत हैं। लेकिन ये राजनीति को दरकिनार करने की वजह क्या है?
मुझे यही है कि उनका फोकस अलग होता है और हम सीधे, हमारी कनेक्टिविटी है आम आदमी से। आज लोकमंच ने 28 साल में, आपको जान के बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 28,000 बच्चे हमारे यहाँ पिछले 27-28 साल के सफ़र में स्कूल के माध्यम से पढ़े हैं। जो बच्चा फर्स्ट में आया वो 8th तक पढ़ के हमारे यहाँ से गया और उसके बाद भी उसका फॉलोअप होता है कि वो आगे क्या कर रहा है। वी कीप कनेक्टिविटी विद दैट चाइल्ड टू आवर बेस्ट लेवल। 10th और 12th तो छोड़िए, वो कहाँ तक प्लेसमेंट हो गया उससे कनेक्टिविटी रखी जाती है। अभी दवा बैंक में लगभग 3.5 साल, 4 साल हुए हैं और 38,000 पेशेंट्स हैं जो यहाँ से, हमारे यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लिए हैं। इस लाइब्रेरी में पिछले 2002 से लाइब्रेरी चल रही है। इन 24 सालों में हर रोज़ लगभग 150, 250, 140, 160 बच्चा आता है और पढ़ता है और अपने करियर की तैयारी करता है। तो हम ऐसे लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं जिनकी शिक्षा, चिकित्सा या लोकमंच बारे में एक है, जन्म से पैदा हुआ और अंत मौत तक लोकमंच सब जगह है। तो पहली क्लास का बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ने आता है, नर्सरी का, और मृत्यु होती है तो अंतिम निवास की व्यवस्था भी प्राधिकरण ने मुझे दे रखी है कि वहाँ भी मैं देखता हूँ किस आदमी के कर्म कितने अच्छे बोल रहे हैं, कितने लोग उसके साथ आए हैं, उसकी गाथा कितने साल चल रही है। मतलब जन्म से लेके मरण तक जितने भी का सफ़र लोकमंच को सौभाग्य से मिला है। एंड अंडर पीपीपी मॉडल जो सरकार का है, प्राधिकरण ने हमें 3 जगह जोड़ा है। ये डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी, दिस इज़ द ओनली पब्लिक लाइब्रेरी जिसकी जिम्मेदारी हमको दी है 2002 से हमारे पास जी। और 2001 से अंतिम निवास की व्यवस्था है जो हम देख रहे हैं। इसी तरह भी दवा बैंक का सेक्टर 12 में दिया मैं, 3 साल पूरा हो गया, फिर दोबारा लीज दिए 3 साल की। इसी में हम पहले कारण पे आते हैं, आपने लाइब्रेरी का भी जिक्र किया, तो इस लाइब्रेरी से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चों को जो ज़्यादातर जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है? अर्चना, जो एक हमारी सोच है कि हम किसी भी काम को करते हैं होलिस्टिक, और एक बहुत बड़ा हमारा एडवाइजरी पैनल होता है अनुभवी लोगों का, और शहर से हम फीडबैक लेते हैं कि कहाँ क्या वैक्यूम है, कहाँ क्या बेटर है, क्योंकि हमारा मानना है देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ बेटरमेंट, नो लिमिट ऑफ एक्सीलेंस, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ। तो हमारा एक हर प्रोजेक्ट में हमारे एक एडवाइजरी पैनल होता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं और मोटिवेटर्स होते हैं जिनको हम कई बार उनसे काउंसलिंग भी करते हैं। और एक हमारे अंदर की भूख ये है, जब भी मुझे कोई अच्छा आदमी मिले तो मैं चाहता हूँ कि उससे एक आइडिया लूँ व्हाट बेट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सिस्टम। लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी हम हर दूसरे तीसरे साल एक जो दूसरे लोग इसी तरह का काम करते हैं तो उनका हम एक विज़िट करवाते हैं। लाइब्रेरी की पिछले एनसीआर में 7-8 लाइब्रेरीज हैं जहां हमने विज़िट करवाया, और यहाँ का एक हमारे पास कंपैरेटिव चार्ट है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में भी, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केंद्रीय सरकार की सपोर्टेड है, जिसकी 78 ब्रांचेज हैं, उस दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में भी रीडिंग रूम की कैपेसिटी केवल 100 बच्चों की है। और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी होती है कि ये लाइब्रेरी जो नोएडा अथॉरिटी ने एक अपनी बिल्डिंग दी है जो कहीं भी एडिकेट नहीं है, इट वाज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बिल्डिंग। यहाँ क्लासरूम साइज़ के कमरे हैं, लाइब्रेरी कमरे नहीं हैं। लाइब्रेरी के हॉल्स होते हैं 100 फुट बाई 150 फुट लंबे और करीब 40 फुट चौड़े, ताकि किताबों की रैक हो और आदमी जाए और पूरे इजीली देखे। ये हमें 20 बाई 25 बाई फुट के कमरों में जगह जगह रैक्स लगा के और घुसना और अंदर जाना है, उतना एनवायरनमेंट नहीं है लाइब्रेरी जैसा। अगर आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय जाएँ या जो भी लाइब्रेरीज है, हमने तो वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरीज के यहाँ पे फ़ोटो लगाई, हम कई बार दिखलाते हैं, देखो ये सपना है हमारा। तो वहाँ केवल 100 बच्चों को पढ़ने की, जबकि यहाँ पर 250 बच्चे, 270 बच्चों को पढ़ने की जगह है। हमें है कि हमें खुशी है कि हम अधिक से अधिक लोगों की केयर करने के लिए कोशिश करते हैं। और हमारे पास जो लोग भी आते हैं वो मुझे सिर्फ यही सजेस्ट करते हैं, ये ऐसे करना चाहिए। मैं कई बार सोचता हूँ भाई कुछ साधन की कमजोरी है, कैसे करा जाए, लेकिन यह कि दे ऑलवेज गिव हाउ वी
हम आपस में अगर लड़ते भी हैं या विचार के हमारे आपस में मतभेद होते हैं, इसीलिए होते हैं कि एवरीवन थिंक्स हाउ वी कैन इम्प्रूव सिस्टम। तो ये लाइब्रेरी सिर्फ एक लाइब्रेरी, रीडिंग रूम भी है, किताबें भी हैं, 80,000 किताबें हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट लें। और यहाँ शहर के एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, वो आते हैं, कई बार बुक्स सजेस्ट करते हैं। बुक्स परचेजिंग की हमारे पास नहीं है फंडिंग, लेकिन फिर भी कई बार CSR में कोई दे जाता है, कुछ दे जाता है। और इसके अलावा लाइब्रेरी में कंप्यूटर सेक्शन भी है, बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाते थे, अभी बीच में बंद कर दिया, अभी फिर हम शुरू करने जा रहे हैं। कंप्यूटर का भी कोर्स करवाते हैं बच्चों को, एक पूरा एक रूम हमने इसके लिए करा है। जगह बहुत कम है, हौसले ज़्यादा है, इस सब चीज़ों में अभी हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। वरना कायदे से तो एक पुस्तकालय का कैंपस कम से कम 5-6 एकड़ का हो, और नोएडा जैसे शहर में यहाँ पर यहाँ के ऐतिहासिक चीज़ों का भी एक संकलन होना चाहिए, आर्कियोलॉजी भी होनी चाहिए, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। जब हमारे प्राधिकरण के अफसरों को करोड़ों के बिल्डिंग के प्रोजेक्ट से छुट्टी मिले, तब वो सोचा शहर के समुचित विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या हैबिटेट सेंटर ज़रूरी है कि नहीं है, क्या एक मीडिया क्लब ज़रूरी है कि नहीं है, क्या एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक ब्रांच यहाँ ज़रूरी है कि नहीं है। जब ऐसा होगा तो रिसर्च बढ़ेगी। देश का दुर्भाग्य है कि रिसर्च की तरफ कहीं भी किसी सरकार का, हमारे किसी भी राज्य में इस पर बहुत स्कोप नहीं है। IITs जो बढ़ाए गए थे, आज IITs में भी रिसर्च कमज़ोर पड़ गई है, मेडिकल लाइन में हो गई है। लोगों ने अस्पतालों के नाम रखे रिसर्च सेंटर, लेकिन रिसर्च के नाम पे ये होता है कि कैसे पैसा और कमाया जाए, इस पर रिसर्च करते हैं। तो एक अनुसंधान की बहुत संभावनाएं हैं। और युवा बच्चा, आज जो AI आया है और जो आज लेटेस्ट टेक्निक है, उसमें बच्चे का जितना माइंड है, असल में उसको डेवलप और ग्रोथ होने का उतना माहौल नहीं मिल पा रहा, मतलब वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। हाँ, वो नहीं मिल पा रहा। जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें सोच रखी हैं और इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं देश के लिए, तो ये आप फंड कैसे मैनेज करते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। एक सच बात बताएं, आज तक किसी भी काम को करने के लिए हमें फंड्स के अभाव से काम नहीं रुका। लोग आते हैं, दे जाते हैं। एक हमारा सपना है कि यहाँ के नोएडा के अगर लोग, उसके लिए मैंने सोच रखा लेकिन अभी तक नहीं कर पाया कुछ काम बढ़ाने की वजह से, कि अगर मैं हर घर में जाऊं और परिवार से हाथ जोड़ के सिर्फ ये मांगूं कि मुझे आप 1,000 रुपया साल का दीजिए और हम आपको काम करके दिखलाएंगे, तो धन की कोई कमी नहीं है। यहाँ तो नोएडा में लाखों लोगों के घरों से 1,000 रुपया मिल सकता है। हालांकि वो नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ कम से कम 2,500-3 हज़ार परिवार हैं जो रेगुलरली कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, सहयोग देते हैं किसी न किसी काम के लिए। मगर अभी तक वो जो एक हमारा सपना था घर घर जा पाएँ, इस ऑफिस की उसमें हम इन्वॉल्व हो गए। इसीलिए अब एक हमने सोचा है कि नाउ आई शुड स्विच ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम यंग पर्सन, और फिर मैं एक याचक के रूप में लोगों के घरों तक जाऊं कि माई मुझे भरोसा है कि मैं जिस घर में जाऊंगा वो मुझे देगी 1,000 या 10,000 रुपया साल भर के लिए, और हमें कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। जब तक फंडिंग बाय मासेस नहीं होती, तब तक सोशल कंसेप्ट फॉर मासेस यथार्थ रूप में नहीं माना जा सकता। चंद CSR लेके और चंद उद्योगपतियों का ले करके पैसा अगर हम काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनके इंटरेस्ट को भी ख्याल रखना पड़ेगा, और उतने ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे अगर हम चंद लोगों के सहारे अपने प्रोजेक्ट्स को चलाएंगे। मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं ये सवाल उठ जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, फिर वो चीज़ें ऐसा उनके इंटरेस्ट तो देखने पड़ेंगे ना। अब अगर कोई पान मसाला बेचता है, तो हमें पान मसाले वाले के इंटरेस्ट को तो हम मजबूती से तो नहीं कह सकेंगे गुटखा मत खाओ, स्वास्थ्य के लिए खराब है, अगर हम उनसे फंडित कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक आम जन के साथ हम जुड़ें, और लोकमंच अब इसी प्रयास में लगा है। हम आम जन से, आज हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चों को स्पॉन्सरशिप, 5,000 रुपये दीजिए, एक बच्चे को पढ़ाइए, ऐसे
हमारे अगर 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें करीब 250-300 बच्चे हैं जिनको लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। लेकिन जिस रोज 1200 बच्चों को स्पॉन्सर करने पड़ेंगे तो हमें अपने स्कूल के लिए किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट क्या रहा अभी तक का लोकमंच का? ये तो आज मैं कह भी नहीं सकता, सभी इम्पैक्ट काफी मतलब अच्छे हैं। जिससे बहुत ज़्यादा आपको खुशी हुई वो, और जैसे अगर आप जैसे कह रहे हैं ना कि लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं तो उनमें कोई ऐसा है कि जो अच्छी पोजीशन पे हो, जो अभी भी मदद करता हो लोकमंच की या लाइब्रेरी में कोई डोनेशन? देखिए, मदद की नज़र से तो मैं किसी से काम करता नहीं, मैं अपना काम करे जा रहा हूँ। नहीं सर, एक कृतज्ञता होती है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ एक बाकायदे रिकॉर्डिंग है लाइब्रेरी से, अगर आप लें जी। कम से कम 30-40 बच्चे हर साल यहाँ से कहीं ना कहीं जॉब में जाते हैं। अभी हम किसी काम से जीएसटी विभाग गए तो वहाँ पता चला जीएसटी की जो रीजनल इंचार्ज थी वो एक लड़की थी, और वो कहने लगी सर हमारे स्टाफ ने कहा सर ये तो अपने इस लाइब्रेरी की पढ़ी हुई है। वो बल्कि जब मैं गया सर, और वो अपने सारी टीम के साथ चीफ उन सबको बुलाया और कहने सर मैं तो इनकी लाइब्रेरी पढ़ी हूँ। कुछ वो पेनल्टी लगा रहे थे 1-2 लाख रुपया। मैंने कहा भाई, उनके जो यहाँ के कमिश्नर थे जीएसटी, मैंने कहा भाई देख लो, नहीं तो मैं तुम लोगों से कहूँगा तुम लोग ही दान दो और हमारा प्रोजेक्ट करो। तो ये मैं इस अधिकार पूर्वक कह सका कि व्हेन आई एम वर्किंग फॉर मासेस आई सर्टेनली कैन आस्क मासेस कि कम एंड हेल्प फॉर दिस कॉज। जी। ये जो संस्कार केंद्रों की आपने बात की है, तो इनसे मतलब क्या फ़ायदा होता है सोसाइटी को, समाज को? आज संस्कार केंद्र को 28 साल हो चुके हैं और हमारे बच्चे ये उन परिवारों के बच्चे हैं जिनके पिताजी को ये जरूरत है कि बेटा 2 घंटे 4 घंटे मेरे साथ काम जरूर करोगे, अगर तुम मेरे हेल्पिंग हैंड नहीं बने तो तुम स्कूल नहीं जा सकते। लेकिन आज ये बच्चे, कई बच्चे ब्यूटी पार्लर की दुकान खोले हुए हैं, लड़कियां, कई बच्चे कंप्यूटर के टीचर बन गए हैं, कई बच्चे कारपेंटर बन गए। अभी हमारे यहाँ एक हुआ कि कुछ कारपेंटर की जरूरत थी और फर्नीचर के लिए बुलाया, तो एक बच्चे को बुलाया, आया लड़का, 2-3 बच्चे थे। जब उनसे काम के लिए कहा तो वो हंसने लगे, कह ले मैडम आप नहीं पहचानती, मैं इसी स्कूल को पढ़ा हुआ हूँ, मैं अपनी दिहाड़ी में भी कुछ कम ले लूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपने स्कूल के लिए कर रहा हूँ। बिकॉज वी नेवर, हम ये दिमाग में नहीं रखना चाहते हैं कि हमने इसके साथ ये किया तो ये मुझे बदले में दे। हम अगर निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं तो लोग सहायता के लिए आते हैं। आज हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी हैं जिनका अभी हमने वो रिकॉर्ड नहीं बनाया था शुरू में, लेकिन अब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं प्रभात जी, वो बार बार कहते हैं महेश इन सब बच्चों का रिकॉर्ड रखो, इनकी सक्सेस रेट को अपने पास रखो। तो अभी लाइब्रेरी का हमारे पिछले 7-8 साल का है, ऑन एवरेज 30-40 बच्चे हर साल सिविल में, कई बच्चे रिटन टेस्ट तक गए, इंटरव्यू तक नहीं जा पाए, रिटन टेस्ट में गए। कई बच्चे पुलिस में गए हैं, दिल्ली पुलिस में गए, यहाँ गए, यूपी पुलिस में गए हैं। सीए तो यहाँ काफ़ी करीब, कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 30-40 बच्चे सीए हो चुके हैं यहाँ से। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें बच्चे जा रहे हैं और सक्सेस रेट कर रहे हैं। हाँ, जो आपने कहा कि ये बच्चे हेल्प करें, अभी हमारा एक सपना है कि हम इन बच्चों का एक वो कुछ उनको बुलाएं और उन लोग कहें आओ अपने इंस्टीट्यूट में आओ और तुम लोग बैठो, मीटिंग करें, उनका अनुभव साझा करेंगे। हाँ, तो लेकिन अभी इस ग्रोथ पीरियड में बहुत सारा टाइम नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कंपाइलेशन ऑफ डाटा था उस पर शुरुआती दौर में काम के लगन में हमने बहुत जोर नहीं दिया। अब हम इस प्रोसेस में हैं कि अब हम लोग इन सबको डाटा सेव कर रहे हैं और उनका बाकायदे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो शायद अगले 2-1 साल में हम इस लायक हो जाएंगे कि बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लेकिन फिर भी हम लोकमंच के आदर्श में अपने उत्तराधिकारियों से भी अपेक्षा करेंगे कि हम, हमारे द्वारा जो लाभान्वित हुआ है, हम उसको फोकस ना करें कि उससे हमें कुछ पाना है। हम अपने काम को करते रहें, निस्वार्थ सेवा भाव। लोग तो आएंगे और करेंगे। जी सर, एक अभी जब कोविड का दौर था तब भी नोएडा लोकमंच ने बढ़ चढ़ कर मतलब काफी, आई मस्ट एक्सेप्ट, तुम काफ़ी होमवर्क करके आई हो, तुम्हें लोकमंच बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, तुम अभी जब पूछ रही थी। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस इज़, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कम से कम आप लोग इंटरेस्ट लेते हो, आप जानना चाहते हैं क्या कर रहे हैं। कोविड के दौर में कुछ अद्भुत मैंने सत्य देखे। हमारे यहाँ उस समय अंतिम निवास में करीब
22 लोगों का स्टाफ था। और उस कोविड में नॉर्मल हमारे यहाँ जो क्रमेशन होते हैं 8, 10, 12, 14, 15 महीने में 400 संस्कार एक एवरेज है हमारा। उस दौरान 80 और 120 संस्कार प्रतिदिन हुए हैं। और हमारे आदमी पता नहीं क्या आए, मैं तो ग्रेटफुल हूँ उन लोगों का। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उन्होंने संस्कार किया। दिल्ली के संस्कार, कई लोग वसंत कुंज से यहाँ संस्कार करवाने आते, दिल्ली में आपाधापी हो गई थी, एक रोज में संस्कार नहीं हो रहे थे। नोएडा शहर में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो ये कहे कि मुझे वेट करना पड़ा। हमारे यहाँ बच्चों ने रात को 12 बजे तक संस्कार किए और 80, 100, 120 लोगों के संस्कार प्रतिदिन हुए। इतना, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चों को हौसला अफजाई करते थे। मैंने निश्चित रहो, जब तुम मानव सेवा कर रहे हो तो ईश्वर ध्यान रखेगा, तुम नहीं बीमार पड़ोगे। और आपको बताएं, टचवुड, कोरोना के 3 फेजेस आए हैं। तीनों फेज में कभी हमारे यहाँ का कोई स्टाफ बीमार भी नहीं हुआ है। मैं ऐसे मानता हूं परमात्मा का बिल्कुल वरस था इन सब के ऊपर, और हमें सपोर्ट था कि चाहे हमारे पड़ोस में किसी को कोरोना हो गया हो, स्वयं मुझे भी कोरोना नहीं हुआ इस दौरान, कभी भी नहीं हुआ। आप भी एक्टिव थे? मैं तो जाता था, अगर मैं नहीं जाता तो मेरे स्टाफ को मॉरली डाउन जाता तो मुझे छिप के जाना पड़ता था। मेरे बच्चे और मैं पत्नी से कुछ कहता था थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ, और जाता था वहाँ, और बच्चे स्टाफ मुझे कहते सर आप यहाँ बैठो, इससे अंदर मत आओ। लेकिन अगर मैं अपने लोगों का हौसला नहीं बढ़ाऊंगा तो कैसे होगा। लेकिन सत्य बताएं कि हमारे किसी आदमी को कभी कोई कोरोना नहीं हुआ है, कभी कोरोना नहीं, किसी को नहीं हुआ, स्वयं मुझे भी नहीं हुआ, मेरे घर में किसी को नहीं हुआ। मैं क्या कहूँ, तो ये है। और जबकि मैं तो उसमें रहा हूँ। और उस कोरोना के दौरान में रिकॉर्ड है 60 टन चावल और 12 टन दाल। हमने उस समय लोगों को परेशानी आ गई थी, तो पुलिस कमिश्नर यहाँ थे, आलोक सिंह थे, क्या नाम था उनका, मैं नाम ज़्यादा याद नहीं रखता क्योंकि उनसे मुझे कभी कोई आगे काम नहीं लेना। तो वो थे पुलिस कमिश्नर हमें गाड़ी भेजते थे, क्योंकि उस समय गाड़ी का मूवमेंट नहीं था, दिल्ली जाते थे और वहाँ से राशन आता था। और 60 टन चावल और 12 टन दाल, करीब 1.5 करोड़ रुपए का सामान था जो हमने पुलिस के द्वारा पब्लिक को बंटवाया। और जिस समय लोग यहाँ से भाग रहे थे लेबर क्लास के, तो हमने 16,000 पैकेट नाश्ते के बनवा के और लोगों को पूरा लइया चना और वो सब सत्तू वगैरह पूरे बंडल बना के 12,000, और जगह जगह जब पलायन कर रहे थे हमने वहाँ उनको दिए कि बेटा जब तक तुम जा रहे हो तो भाग के जाओ। कई लोग तो यहाँ से साइकिलों से गए हैं, आजमगढ़, शाहजहाँपुर, बसों में लाइन लगी हुई थी, प्याऊ लगवाए थे अथॉरिटी से कह के हमने कि भाई ये बस में। अच्छा, उस समय ये होता था कि यहाँ से बस जगह बदल दी जाती थी कि भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो। उस सब के दौरान हमारे वॉलंटियर्स हो हम लोग, और करीब 28,000 लोगों को खाना हमने बनवा के उस समय खिलाया। अब जो आप पूछ रहे हैं कैसे पैसा आता है, कोई भी देता था, मुझे पता नहीं चलता था कहाँ से आता था, लेकिन मन से निकला। और मैं ऐसा सोचता हूँ परमात्मा ही मन से निकालता है, उसको पूरा भी वही करता है। लेकिन सर एक सवाल है, जैसे अभी आपने कहा कि आप घर से निकलते थे बहाना बना के, हाँ। तो कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि कोविड का जो दौर था, भयावह दौर था वो, और दिल्ली का और नोएडा, दिल्ली एनसीआर की स्थिति तो बहुत ही बेहद ही खराब थी, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि कहीं मेरे परिवार के सदस्यों को कोविड हो गया तो? कि जिस तरह से आप घुल मिल रहे थे, संस्कार करने जा रहे थे, लोगों को सेवाएं दे रहे थे। असल में इसमें आप लोग बताएंगे, अभी तो हमारे यहाँ हट गई है, अंतिम निवास के मुख्य द्वार पे कभी आप जाएं, यहाँ के आर्टिस्टों से मैंने फोटो बनवाई थी, फ्रेम्स, और शीशे में लगाई हैं। मेरा मानना है कि अरबपति खरबपति को हम कुछ दिन में भूल सकते हैं, लेकिन जिस इंसान के कर्म जितने ज़्यादा होते हैं उसकी याद उतने ही अधिक से अधिक समय तक रहती है। हमने विवेकानंद को नहीं देखा, हमने महाराणा प्रताप को नहीं देखा, लेकिन वो हमारे मन में इसलिए छाए हुए हैं कि वो कुछ अलग हटके, लीग से हटके, निष्ठ से ऊपर सोचते थे और अपने कर्म में विश्वास रखते थे। तो हमारे यहाँ वहाँ 5 फोटो लगी थी, चित्रकारों ने, बहुत एमिनेंट आर्टिस्टों ने फ्री बनाई थी जी। एक अपने सेक्रेटरी से कर्नल करमजीत थे भैया, उन्होंने भी एक फोटो बनाई थी। तो वो हमारा ये था,
आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है। अब इंसान को गलतफहमी है कि मैं कमिश्नर बन जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। मैं समझता हूं कमिश्नर बन के कुछ नहीं है अगर रात को नींद तुम चैन से नहीं ले पा रहे हो। सुकून से नींद बहुत जरूरी है। तो मुझे कभी डर इसलिए लगा कि मैं तब तक इस धरती पे हूं जब तक परमात्मा को मेरी जरूरत है, वरना मैं चला जाऊंगा तो क्या दिक्कत है, जाना तो एक रोज सबको है। तो मुझे कभी ना कोरोना का डर लगा ना कभी फेस करना पड़ा। मतलब सेवा, समाज सेवा में इतना ज़्यादा आप रम चुके थे। कह नहीं सकते समाज सेवा है या आत्मतुष्टि के लिए काम कर रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, कुछ ना कुछ स्वार्थ मेरा भी शायद होगा। आत्मतुष्टि का तो स्वार्थ है ही। ठीक है सर, अब एक अंतिम सवाल होगा, हमारा काफ़ी लंबा इंटरव्यू खिंच गया है। दवा केंद्र जो है आपके, इसमें भी इसी तरह से कार्य हो रहे हैं निरंतर? ये हमारा मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमने नोएडा में एक पनपता हुआ और गलत तरीके से चलता हुआ व्यापार देखा चिकित्सा का पूरा। आज यहाँ के अस्पताल के मालिक का लक्ष्य होता है अगले साल एक फिर ऐसा ही नया अस्पताल की ब्रांच खोलनी है। जी। जब भी कोई बीमारी आती है तो मैं देखता हूं उनके लिए बून इन डिस्गाइज होता है कि इस दौर में कमा लो ताकि अगला एक और अस्पताल खड़ा हो जाए। इस दौर को देखा और मैंने आम आदमियों को देखा कि इलाज से लोगों के घर तक बिक जाते हैं। तो चिकित्सा में हमारा ये था, और जो हमने दवा बैंक खोला है वो यही खोला है कि शहर के लोग दवाइयाँ देते हैं हमें, उनके घरों में जो बची हुई दवाइयाँ हैं वो शहर के लोग हमें दवाइयाँ देते हैं। 52 जगह हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस रोज मैं नहीं पढ़ूँ कि सर हमारे यहाँ से दवा मंगवा लीजिए। अपार संभावनाएं इस शहर में, बशर्ते कि कोई ईमानदारी से काम करने वाला हो। हमारे यहाँ हमने असेसमेंट करवाया, 30-35 लाख की दवाइयाँ हर दिन वहाँ रहती हैं देने के बावजूद। इतना ज़बरदस्त पब्लिक का सपोर्ट है दवा के मामले में। अभी एक हमने लिस्ट बनाई, बहुत सारी दवाइयाँ जो पिछले 3-4 महीने से नहीं जा रही हैं, तो हमने कुछ डॉक्टरों को कहा कि आप लोग ले लीजिए। तो अभी मैंने वो लिस्ट भेजी है विनीत, 8.5 लाख रुपए की दवाइयाँ हैं जो हम कह रहे हैं कि हम नहीं दे पाए, आप ले लीजिए। तो लोगों का सपोर्ट है दवा का। और हमारे पास यहाँ डॉक्टरों की फीस पूरे नोएडा भर में, आप लोगों से मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से भी, मेरी जानकारी में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है नोएडा में 500 रुपये से कम पेशेंट की फीस लेता हूँ ओपीडी की। और हमारे यहाँ मात्र 30 रुपये में क्वालिफाइड डॉक्टर्स, एमबीबीएस, एमडी, डायरेक्टर्स ऑफ रेलवे हॉस्पिटल और जगह जगह के अनुभवी लोग, ये नहीं कि हम अनक्वालिफाइड और वैसे डॉक्टर्स को क्वैक्स को बैठा दें और कहें कि हम 30 रुपये में सेवा कर रहे हैं। ढोंग नहीं है। हमारे यहाँ क्वालिफाइड लोग, क्योंकि ये निश्चित जानिए अगर आप अच्छे हैं तो आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग जरूर आएंगे। और यही हमारी एक बेसिक रूट ऑफ वर्किंग है। स्वयं आप प्रूव करिए कि आप अच्छे हैं तो अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे। तो हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं और वो लोग हमारे से मुश्किल से कोई कार का पैसा ले ले या ऑनरेरियम हम उन्हें नाम मात्र कर देते हैं, जिसको बताते हुए मुझे शर्म आएगी। आज की तारीख में 5-5, 6-6 लाख रुपए डॉक्टर्स प्रति माह कमा रहे हैं। और वो डॉक्टर्स हमारे यहाँ कोई 10,000 लेता है, कोई 5,000 लेता है, कन्वेंस के हिसाब से सुविधा से। और हम चिकित्सा सुविधाएं दे रहे हैं। लाल पैथ लैब ने हमारे यहाँ लेबोरेटरी फैसिलिटी दी है सीजीएचएस रेट पे। अभी कल ही हम गए थे कि साहब आंखों का हम शुरू कर रहे हैं, तो शायद कोई कह रहा है कि मैं अपना आपको स्टाफ भी दे दूंगा। तो आपके इरादे बुलंद हों और नेक हों तो सहयोग के लिए हरदम आप 2 हाथ चाहेंगे, आपको 6 हाथ जरूर दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, हमारा ये विश्वास है और हम इसको पा रहे हैं। तो ये हमारा मोस्ट एम्बिशियस प्लान है। हमारी एक सपना है आगे आने वाले भविष्य से, और अगर प्रभु ने 2-4 साल ज़िंदगी और दी तो शायद हम ही कर जाएं। हम चाहते हैं कि एक यहाँ पर डायलिसिस का सेंटर हो। तो मतलब ये आपकी भविष्य की योजनाओं में है। भविष्य की क्या है, इस पे बहुत जोर से काम कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, लोगों ने वादा कर दिया करिए। हम चाहते हैं डायलिसिस केवल 300 रुपये में किसी भी आदमी कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, डायलिसिस दिल्ली में भी हो रही है, ओखला के पास एक सेंटर खोला है, लेकिन वो सरकार ने खोला है। डायलिसिस 300 रुपये में,
क्योंकि मैं जानता हूँ किसी आदमी को, किसी बच्चे को 1 लाख भी तनख्वाह मिल रही हो और उसके पिता या माता में से किसी को भी अगर डायलिसिस हो जाए और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होगी तो 5,000 से कम कोई डायलिसिस नहीं करता। और ये अस्पताल इतने निपुण है कि जब वो 4 बार डायलिसिस करते हैं तो 5वीं बार कहते हैं ये खून लाना है और ये टेस्ट और होना है, एक MRI और करवा लो। वो एवरेज 7,000 का बैठता है। तो आप सोचिए कि महीने भर में 40,000 रुपया बेटा 1 लाख रुपये कमाने वाला अपने पिता के इलाज में 40,000 रुपये नहीं खर्च कर सकता है। और हम इसे 300 रुपये का हमारा टारगेट है। कैलकुलेशंस हैं, लोग हमें तैयार हैं। हाँ, हम मार खा रहे हैं कि नोएडा में जो ज़मीन है ना वो अशरफियों के रेट में मिलती है या फिर नेताओं के अजीज हो तो वो तुम्हें कहीं सस्ते में मिल जाए। तो सरकार कोई प्रोत्साहन नहीं देती आप लोगों को इतने मतलब सहयोग सरकार से मुझे कोई शिकायत नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सर अभी अगर सरकार ने दिया होता, सरकार ने 1 रुपये में जमीन DPS को दी, सरकार ने 1 रुपये में जमीन दी APJ को दी। जो लोग झुग्गियों में गांव में स्कूल चला रहे हैं और 40-40 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, सरकार की नजर उनकी तरफ नहीं जाती है। सरकार के अपने इंटरेस्ट अलग हैं और मानव सेवा एक जज्बात होते हैं जो आदमी में जब पैदा होते हैं तो वो सीधे उनकी कनेक्टिविटी 1-to-1 रिलेशनशिप होता है और कुछ नहीं। जी, अभी आगे किसको ये दायित्व सौंपना चाहेंगे आप? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत साल, मैं इस समय मेरी उम्र 78 साल पूरे हो चुके हैं 9 मार्च को, अभी हाल में। अब मैं 79th में चल रहा हूँ और मैं बहुत पिछले 7-8 साल से लगा हुआ हूँ कि कोई हमें मिले तो ये पुत्र समान है मेरे। इनके पिताजी हमारे ऑडिटिंग करते रहे तब से, जब से लोकमंच बना है। एक ये भी है मेरे साथ कि रिश्ते मेरे साथ ऐसे लोगों के साथ हैं 60-60 साल पुराने भी हैं। मेरे साथ 11th में पढ़ने वाला मित्र आज भी पारिवारिक है, यद्यपि वो नगर सेठ हो गया है, लेकिन वो मेरा पारिवारिक मित्र है। तो मेरी जो रिलेशनशिप है वो बहुत काम आई। अब हमारे ये कॉर्पोरेट ग्रुप के इनकम टैक्स के लॉयर भी हैं और CA फर्म भी है इनकी, ये सारा देख रहे हैं। इससे बेटे से एक रोज़ मैंने रिक्वेस्ट की, बेटा आई नीड सम सपोर्ट, और इन्होंने अपना समय दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पर्सनली मुझ पर इनका एक, मैं कहूँगा, सपोर्ट सिस्टम है मुझे आगे बढ़ने का। और लोकमंच के जो शुरुआती दौर के 28 साल हैं, आगे आने वाले समय में ये मानव सेवा और आम जन के बेहतरी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सके, यही एक कल्पना है। क्योंकि मेरा सदैव एक विश्वास रहा है, प्रतिभा साधनों को मोहताज नहीं होती है। कभी हमने यहाँ कंपटीशंस करे तो हमने पाया कि झुग्गी का बच्चा, उसकी फोकस अटेंशन ज़्यादा होती है सिल्वर स्पून से पैदा हुए परिवारों के बच्चों के बजाय। उन बच्चों को तो आज ये डायरी में लिखा होता है, कल मम्मा का बर्थडे है, परसों मेरा है, इस दिन इसका है। दे हैव सो मैनी मेंटल डाइवर्सिफिकेशंस। और जिसके पिता का घर पे शाम को रोटी करनी होती है, उस बच्चे का एक ही फोकस होता है, आज पिताजी की दिहाड़ी इतनी हो गई कि नहीं कि हम लोग रोटी के साथ सब्जी भी खा लेंगे, और दूसरा मुझे कुछ करना है। गरीब का बच्चा पढ़ा तो भला, नहीं तो मरा तो भला। तो इन लोगों में इतनी प्रतिभा होती है, सिर्फ हमें इनकी उंगली पकड़नी है जिसमें कुछ करने की कुव्वत है। हम किसी ऐसे की उंगली नहीं पकड़ेंगे जिसमें करने की कुव्वत नहीं है। नेगेटिव सोच वाले को के साथ हम नहीं खड़े हैं, और जो सिर्फ गालियाँ देना जानता है और ये सिस्टम ऐसा ख़राब है, उसके साथ हम नहीं है। लेकिन अगर किसी में कुछ करने की भूख है तो लोकमंच ऐसे लोगों को घर घर ढूंढ के उनके लिए कुछ काम करे, यही एक सपना है। और यही हमें अपने उत्तराधिकारियों से और आने वाले समय से, यद्यपि आज का आने वाला भविष्य बहुत बेहतर है, बच्चे बहुत हाईली एडवांस्ड हैं और टेक्नोलॉजी से ये लोग उतने भरपूर हैं, हम तो उस टेक्नोलॉजी के पासन भी नहीं हैं। नोएडा लोकमंच से जुड़ने की क्या क्या साधन है? मतलब अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? अगर सेवाओं का लाभ उठाना चाहे तो कैसे उठा सकता है? नोएडा लोकमंच की मेंबरशिप बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रखी हुई है हमने। आज भी हमारे 180 मेंबर हैं। सिर्फ ये है, पहले उसका एक ये देखो, हमारा फॉर्म में भी ये है आप कितने घंटे दे सकते हैं, और उसको पहले मौका देते हैं, ऑब्जर्वेटरी पोस्ट में रखते हैं कि उसकी
कितना उसका कंट्रीब्यूशन फॉर द बेनिफिट है। असली बात यह है जिसके मन में भावना है वही सुपात्र है, वरना ऐसा भी होता है कुछ लोग आते हैं और उनको अपने आप ही दूर होना पड़ता है, क्योंकि जाम के साथी होते हैं और सत्संग के साथी सत्संग के होते हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। तो लोकमंच जो आएगा भी, अगर वो मिसफिट कर रहा है, ही विल ऑटोमेटिकली गो आउट ऑफ इट। द सिस्टम इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। यहाँ ऐसा नहीं चल सकता कोई कहे मैंने इसमें 2 पैसे मारे, तुम बताओ कैसे 3 मारे, तो वो बात दूर तक फैल जाएगी और उसको जाना पड़ेगा वहाँ से। एक ऐसा कल्चर पैदा हो गया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो कहानी है काफ़ी प्रेरणादायक है और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को इस कहानी से सीख मिलेगी और काफ़ी लोग इसी तरह से तमाम सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे।